जहाँ पर एक तरफ एमएलए शंडू सलगर भारी अक्सरियत से कामयाब हुए थे बाई इलेक्शंस में। इसके बाद बसवा कल्याण में ये चीज़ें काफ़ी देखी जा रही हैं कि अपोजिशन का रोल जहाँ पर निभाना चाहिए था, कांग्रेस हो या फिर जेडीएस हो, कांग्रेस के तो कैंडिडेट कभी कभार नज़र आते हैं बसवा कल्याण में, तो वहीं दूसरी तरफ हैं जेडीएस के कैंडिडेट 12 हमेशा बसवा कल्याण में ही रहते हैं, मगर उसके बावजूद भी वो पक्ष पर सवाल उठाने में कहीं ना कहीं नाकामयाबी। अगर ऐसा नहीं है तो फिर जेडीएस ने अब तक अपना कितना किरदार निभाया है विपक्ष में? क्या बसवा कल्याण के लिए चेहरा बदल सकता है 2023 के लिए? आपके सपने हमारे अपने, न्यू एशिया डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय A3 भोसले कलेक्शन एंड मॉडर्न मेंस पार्लर। जिस तरह से आप जानते हैं कि पिछले कुछ दिन कर्नाटक रियासत के लिए काफ़ी बुरे रहे हैं, क्योंकि हर तरफ से काफ़ी विवादित तस्वीरें पूरे भारत भर में हर तरफ फैलाई गई हैं, जिसकी वजह से फ़िलहाल तो लोगों में काफ़ी तनाव का माहौल है। और हाल ही में कल भी जो गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के अलन तालुक़े में दरगाह लाडले मशाक को लेकर के जितनी भी कंट्रोवर्सीज़ हुई हैं, अभी भी कई सारी विवादित तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं। तो इन्हीं सब मुद्दों पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जेडीएस के सीनियर लीडर जनाब असदुद्दीन साहब मौजूद हैं। तो सर, मैं सबसे पहले तो आपका स्वागत करता हूँ, और मैं पहला सवाल यही पूछूँगा कि किस दिशा में आखिर कर्नाटका जा रहा है? क्योंकि मैं भी जब छोटा था तो हम लोग काफ़ी न्यूज़ चैनल जब देखते थे तो कर्नाटका का नाम बहुत ही कम हमें सुनाई देता था, मगर हाल ही में ऐसा कुछ हो रहा है कि हर बार कर्नाटक रियासत चर्चा का विषय बनती है। कभी क्रिश्चियंस की मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, कभी हिजाब का मसला आ रहा है, तो कहीं मजहबी फसादात उमड़ रहे हैं। तो किस दिशा में जा रहा है कर्नाटक रियासत फिलहाल? देखिए, जहाँ तक कर्नाटका का किसी एक ख़ास दिशा में जाने का सवाल है जी, कर्नाटका की दिशा बहुत पहले से तय हो चुकी है कि वो किस दिशा में जाएगा। ये कुवेंपू की धरती है, कनकदास की धरती है, ये ख्वाजा बंदा नवाज़ की धरती है। इस धरती को गॉडसे की धरती में तब्दील करना और उस दिशा में ले जाने की बीजेपी कोशिश कर रही है जी। लेकिन मुझे यकीन है कि कर्नाटका गॉडसे के दिशा में कभी नहीं जाएगा। जहाँ तक बीजेपी की बात है, बीजेपी दरअसल पूरे साउथ इंडिया में, एक कर्नाटका ये ऐसा स्टेट है यहाँ पर इनकी कुछ सीट आ जाते हैं, तो बीजेपी ये सोचती है कि साउथ इंडिया का गेटवे कर्नाटका बन सकता है जी। और इनके पास चूँकि इनका मुद्दा ही हमेशा फ़िरका परस्ती, कम्युनलिज़म या कभी हिंदू राष्ट्र के नाम पे लोगों को जो है ना अपना बहकाना, वर्गलाना, इसी रास्ते में काम करते आते हैं। दरअसल मैंने बहुत पहले एक दफ़ा कहीं पे कार्टून देखा था कि बहुत सारे बंदरों ने अपनी मेजॉरिटी की बुनियाद पर, तादाद की बुनियाद पे कार पे कब्ज़ा कर लिया, कार के लोग भाग गए, कार में सारे बंदर भर गए। लेकिन मसला ये पैदा हुआ, कब्ज़ा तो कर लिया इन्होंने, अब कार चलाएगा कौन? हुकूमत बनाने में भी ये मेजॉरिटी की बुनियाद पे आ तो जाते हैं, लेकिन हुकूमत चलाना का इनको कोई जो है ना तजुर्बा है, ना इनकी कोई अहलियत है, अयोग्य हैं ये लोग। तो ये लोग करते क्या है, अपना परफॉर्मेंस कहीं दिखा नहीं पाते, विकास के मुद्दे पे ज़ीरो होते हैं। कोविड वगैरह ये पीरियड में जिस तरह यहाँ पे गैस, अपना ऑक्सीजन की कमी से लोग मरे, बेरोज़गारी जिस तरह से बढ़ी है, महंगाई जिस तरह बढ़ी है, तो ये लोग अब कोशिश ये कर रहे हैं कि इन तमाम चीज़ों से आवाम का जो है ना अपना जहन भटकाने के लिए हिजाब का मसला पैदा करो, या फिर दूसरे अपना कभी किसी का मर्डर करवा दो, या किसी का मर्डर हो जाए तो उसका सियासी फ़ायदा उठाओ, या फिर कभी कहीं पे जैसे लाडले मशाइख अंसारी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह का मामला है, वहाँ पर जाकर कुछ गड़बड़ करो। 144 लागू था, उसके बावजूद गवर्नमेंट के यानी उस रूलिंग पार्टी के लोग एमपी वहाँ चला जाता है, एमएलए चला जाता है, 144 की खिलाफ वर्जी होती है। टोटल लॉलेसनेस है यहाँ पर, और ये लोग ये सारी चीज़ों को इसलिए बढ़ावा दे रहे हैं ताकि अगले इलेक्शन में फ़िरका अपना मज़हब की बुनियाद पे, धर्म की बुनियाद पे फिर से इक़्तिदार पे आया जा सके, लेकिन इसमें मुकम्मल तौर पे नाकाम होने वाले हैं। जी, मतलब ये जितनी भी सारी चीज़ें अभी हो रही हैं, तो आपका ये कहना है कि आगे बीजेपी को उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है कर्नाटक में? यहाँ कर्नाटक की आवाम जो है ना, यहाँ का मामला यूपी की तरह का नहीं है जी। यहाँ की जो सोच है वो कुवेंपू की सोच है, कनकदास की सोच है, बसवण्णा की सोच है, ख्वाजा बंदा नवाज़ की सोच है। यहाँ पर उनकी यूपी की पॉलिटिक्स कभी कामयाब नहीं होगी और आवाम इन्हें बहुत सख्त सज़ा देगी, और 2023 के इलेक्शन में इसका नतीजा खुमियाजा ये लोग भुगतेंगे। जी। दूसरी तरफ अगर हम जेडीएस के रिप्रेजेंटेशन की बात करें, क्योंकि बीजेपी के जैसे भी हालात हैं वो तो कर्नाटका में अभी नज़र आ रहे हैं, जो दूसरे बीजेपी रूलिंग स्टेट्स हैं वहाँ पर ऑलरेडी ऐसी कई सारी न्यूज़ेस आ चुकी हैं। तो इसके बावजूद भी क्या वजह रही कि जेडीएस जैसी पार्टी जिसके ख़ुद के नाम में ही एक सेक्युलरिटी है, तो वहाँ लोग उसे अपनाने से क्यों दूर हट रहे हैं? क्योंकि हाल ही में हमने
लोकसभा चुनाव हो या फिर अभी एमएलसी इलेक्शन भी हुआ, उसमें भी हमने देखा, और बसव कल्याण में खुद बाई इलेक्शंस भी हुए, उसमें भी हमने देखा। तो जेडीएस का कहाँ डिमेरिट साबित हो रहे हैं, क्योंकि क्यों लोग अपना नहीं पा रहे हैं जेडीएस को? नहीं, देखिए, ये सारे साउथ इंडिया में जी रीजनल पार्टीज़ ही पावर पे हैं जी, और इससे हटकर और दूसरी जगहों पे अपना उड़ीसा हुआ, वेस्ट बंगाल हुआ, इस तरह कई जगहों पर जो है ना रूलिंग पार्टीज़ हैं। जनता दल सेक्युलर का भी एक रीजनल पार्टी का फिर से यहाँ पर पावर में आना तय है, क्योंकि अब ये जहाँ तक आप बसव कल्याण बाई इलेक्शन की बात कर रहे थे, किसी और बाई इलेक्शन की बात, ये बाई इलेक्शंस या फिर स्टेट के असेंबली इलेक्शंस और लोकसभा इलेक्शंस, इनमें आवाम अलग अलग तरीके से अलग अलग पैरामीटर्स पे कुछ जजमेंट्स लेते हैं और वोट देते हैं जी। तो बाई इलेक्शन की बात थी, जनरली उसमें जो है ना अपना रूलिंग पार्टीज़ जीतती हैं जनरली। अब लेकिन 2023 का मामला थोड़ा अलग है। आवाम का रुझान, चूँकि आवाम देख रहे हैं कि दोनों नेशनल पार्टीज़, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, ये यहाँ कर्नाटका के लोगों के एस्पिरेशंस पर पूरा उतरने में नाकाम हो चुके हैं, मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुके हैं। और जनता दल सेक्युलर भी रीजनल प्राइड और कन्नड़ा प्राइड और हमारे अपने रीजनल जो है ना अपने हुकूक़ की बात कर रही है। उन्हीं मुद्दों पर हमारी पार्टी इलेक्शन लड़ेगी और उन्हीं मुद्दों पर हमें पूरा यकीन है कि यहाँ की आवाम 2023 में जनता दल का भरपूर साथ देंगी। और जहाँ तक अक़लियतों की भी बात है, मैं आपको एक बात बताऊँ कि कांग्रेस वगैरह का ज़्यादातर जो वोट बैंक था वो माइनॉरिटीज़ हुआ करते थे, लेकिन माइनॉरिटीज़ भी आज ये देख रही हैं कि हिजाब के मामले पर जिस तरह से इन लोगों ने, DK शिव कुमार ने एक गैग ऑर्डर इशू कर दिया कि कोई भी लीडर हिजाब के मसले पर नहीं बोलेगा जी। और उसके बाद अफसोस होता है इस बात का कि हमारे अपने माइनॉरिटीज़ के जो लीडर्स हैं, जो MLAs हैं, माइनॉरिटीज़ के वोट पर जो है ना जीत कर आए हैं, उन्होंने अपनी ज़ुबानों पर ताले लगा लिए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कुमार स्वामी ने भी इस पर स्टेटमेंट दिया था, उनका भी पक्ष क्लियर नहीं हो पाया था। कैसे क्लियर नहीं हुआ? उन्होंने एक दफ़ा स्टेटमेंट ये दिया जब हिजाब का मसला शुरू हुआ और फिर हिजाब पहनने वाली लड़कियों को जो है ना क्लासेस में एंट्री से जो है ना रोका गया। कुमार स्वामी का पहला स्टेटमेंट ये आता है कि नरेंद्र मोदी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो है ना अपना नारा देते हैं, लेकिन कर्नाटक में आने के लिए नारा चेंज हो जाता है और यहाँ पर ये नारा बदल कर बेटी बचाओ और बेटी भगाओ का नारा हो गया है। इन्होंने ये बताया, मतलब ये हिजाब का विरोध कर रहे थे। और शायद आप जब आप सवाल कर रहे थे, आपके जहन में एक वो होगा कि वो उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया था, हिजाब गिजाब, जिसको कांग्रेस और दीगर हमारे राइवल पार्टीज़ ने बहुत ज़्यादा वायरल किया था, शायद वो भी आपके जहन में होगा। दरअसल ये कांग्रेस वाले खुद हिजाब के मसले पर खामोश थे और हमारा स्टैंड क्लियर था, तो उन्होंने क्या किया, एक 9 सेकंड की वीडियो क्लिप, जस्ट 9 सेकंड की, 0 ओवर सेशन के दौरान तो लीडर ऑफ अपोजिशन है सिद्धरामैया, उन्होंने भी काफ़ी इस पर सवालात उठाए। क्या सवालात उठाए? जबकि वहाँ पर जो ना उन्होंने हिजाब के मसले पे एक फॉर्मल स्टेटमेंट दे दिया और बात वहाँ पर ख़त्म हो गई। आप यानी कांग्रेसी जब असेंबली में प्रोटेस्ट करते हैं, रात भर आप वहाँ रहते हैं, कई रातें गुजारते हैं, धरना देते हैं, किस इशू पे देते हैं? क्या हिजाब के इशू पे नहीं दिया जा सकता था? क्या आपके पास में, क्या आपने मुसलमानों के वोट नहीं लिए? लेकिन उसके बावजूद हिजाब के मसले पर वहाँ कोई प्रोटेस्ट नहीं होता, हिजाब के मसले पे गवर्नमेंट को घेरा नहीं जाता, एक फॉर्मल स्टेटमेंट दे देते हैं, उसके बाद बात ख़त्म हो जाती है। और हमारा स्टैंड कंसिस्टेंट है, क्लियर है। कुमार स्वामी ने भी उस वक्त जो कहा कि हिजाब कोई इशू ही नहीं है, दरअसल इसके पीछे साजिश ये है कि हिजाब पहनने वाली लड़कियों को तालीम से दूर रखा जाए, ये मसला है। हिजाब पहनना ना पहनना कोई मसला नहीं है, कुमार स्वामी ने यह कहा था। हमारा स्टैंड एकदम क्लियर है और हमारी पार्टी ने हमारे लीडर्स पे कोई गैग ऑर्डर जो है ना इम्पोज नहीं किया है कि तुम इस मामले में नहीं बोलोगे। आप स्टेटमेंट्स देखते हैं, आप देख सकते हैं BM फारूक साहब के, इमरान पाशा साहब के, खुद मैंने स्टेटमेंट्स दिए और कई लीडर्स ने दिए हैं। कोई गैग ऑर्डर भी नहीं है। हमारी पार्टी जो है ना 2023 के इलेक्शन में तमाम कम्युनिटीज़ का सपोर्ट लेते हुए फिर से पावर में आएगी। जी, अभी जब बाई इलेक्शन की बात निकली थी तो हमने हाल ही में देखा कि बसव कल्याण में जहाँ पर माइनॉरिटी के रिप्रेजेंटेशन को लेकर के बात आ रही थी, तो वहाँ पर जेडीएस ने काफ़ी पुख्ता कदम उठाया और जिस तरह से एक मुसलमान कैंडिडेट को टिकट दिया गया, वो बात और रही कि कई सारे कॉन्सिक्वेंसेस थे और वो तीसरे स्थान पर बने रहे। तो क्या अभी ये जो माइनॉरिटीज़ का जितना भी रिप्रेजेंटेशन जेडीएस की तरफ से हो रहा है, इसका कितना लाभ या कितना नुकसान आने वाले समय में जेडीएस को हो सकता है? देखिए, हमारी पार्टी का स्टैंड क्लियर है जी। हमने जितने मुस्लिम लीडर्स कर्नाटक में दिए किसी और पार्टी ने पैदा नहीं किए जी। रोशन बेग साहब हों, CM इब्राहिम साहब हों, ज़मीर अहमद ख़ान हों
NM नबी साहब हों, ऐसे कई नाम हैं। मगर कई सारे लीडर्स छोड़ भी देते हैं पार्टी फिर। हाँ, छोड़ देते हैं, वो कहलाता उनका अपना एक पर्सनल इशू मामला होता है कि वो किस बुनियाद पे छोड़ते हैं। जी। लेकिन मुस्लिम लीडरशिप क्रिएट करना और उसको बिल्डअप करना, ग्रूम करना, ये हमारी पॉलिसी रही है, ये कंसिस्टेंट पॉलिसी है, पहले भी थी, आगे भी रहेगी। अब इसमें कहीं अगर हमें कोई नुकसान होता है या कोई फ़ायदा होता है, वो सेकेंडरी हो जाता है। हमारा मकसद ये है कि समाज के तमाम तबक़ात को जो है ना पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, सत्ता में भागीदारी होनी चाहिए। इस हिसाब से हम काम कर रहे हैं, उसी हिसाब से काम करेंगे। और इंशाल्लाह अभी 1-2-4 महीने बाद जिस तरह से हमारा मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ के लिए आउटरीच प्रोग्राम्स जो स्टार्ट होंगे, जिस तरह से जो है ना हम वहाँ पर जाएंगे, नताइज खुद आवाम देखेगी। और हमें पूरा यकीन है कि समाज के तमाम तबक़ात जो दोनों नेशनल पार्टी से जो है ना तंग आ चुके हैं, वो JDS का साथ देंगे। जी, आखिरी सवाल और एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। जी। अभी बसव कल्याण में काफ़ी सारी अफवाहें इस चीज़ को लेकर के चल रही हैं, जहाँ पर एक तरफ MLA शन्नू सलगर भारी अक्सरियत से कामयाब हुए थे बाई इलेक्शंस में। इसके बाद बसव कल्याण में ये चीज़ें काफ़ी देखी जा रही हैं कि अपोजिशन का रोल जहाँ पर निभाना चाहिए था, कांग्रेस हो या फिर JDS हो, कांग्रेस के तो कैंडिडेट कभी कभार नज़र आते हैं बसव कल्याण में, तो वहीं दूसरी तरफ हैं JDS के कैंडिडेट 12 हमेशा बसव कल्याण में ही रहते हैं, मगर उसके बावजूद भी वो पक्ष पर सवाल उठाने में कहीं ना कहीं नाकामयाब हैं। तो अफवाहें इस चीज़ को लेकर के ये उठ रही हैं कि MLA शन्नू सलगर ने उन लोगों को एक तरह से कह सकते हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ वे में चला रहे हैं आपस में लेके, तो कहाँ तक ये बात सही है? नहीं, देखिए, जहाँ तक शन्नू सलगर साहब की बात है, उनको काफ़ी अच्छे वोट मिले, 70,000 के करीब उन्होंने वोट लिए। और वोट लेने के बाद अब उनकी जो कारकर्दगी है, परफॉर्मेंस है, आवाम देख रही है। और जब परफॉर्म वो नहीं कर पाए तो उसके बाद नॉन इश्यूज़ को इश्यूज़ बना रहे हैं, सोए हुए मुद्दों को जगा रहे हैं, वो मसला ज़बरदस्ती पैदा किया जा रहा है, क्योंकि इनके पास काम दिखाने के लिए कुछ है नहीं। खैर, वो अपना काम कर रहे हैं। जहाँ तक JDS की बात है, जनता दल सेक्युलर की जो लोकल लीडरशिप है, वो किसी से कॉम्प्रोमाइज़ कर ली है या फिर अंडरस्टैंडिंग में काम चल रहा है MLA से, सारी ये इल्ज़ामात को मैं खारिज करता हूँ। हमारी पार्टी सही, अगर ऐसा नहीं है तो फिर JDS ने अब तक अपना कितना किरदार निभाया है विपक्ष के तौर पर? नहीं, अभी यहाँ पर अपना लोकल लीडरशिप जो काम कर रही है जी, तो जिस तरह से काम कर रही है, मैं चूँकि अपना स्टेट बॉडी में हूँ, यहाँ का उतना ज़्यादा मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन जो कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। हमारे जो लास्ट इलेक्शन में कैंडिडेट थे यसरब अली खादरी साहब, वो भी काफ़ी एक्टिव हैं, कई इश्यूज़ पे बात करते हैं। आकाश खंडाले हमारे साथ हैं, जो एक इंटेलेक्चुअल आदमी है और काफ़ी जो है ना जिनका अपना पॉलिटिकली मैच्योर पर्सनैलिटी, उनकी अपनी टीम भी काफ़ी काम कर रही है। उनके साथ आनंद पाटिल कोहिनूर हैं जी, अरशद अली महागावी हमारे तालुका प्रेसिडेंट हैं, सारे लोग काम कर रहे हैं। हो सकता है कि आप जिस पैमाने पे या जिस लेवल पे उन्हें देखना चाहते हो, उस लेवल पे वो ना हो, लेकिन वो किसी और चीज़, किसी और एंगल से काम कर रहे होंगे, लेकिन दे आर एक्टिव। क्या बसव कल्याण के लिए चेहरा बदल सकता है 2023 के लिए? 2023 के लिए बसव कल्याण का चेहरा बदलना ही हमारा मकसद है। यहाँ की अपना मुआश को बदलना है, टूरिज़्म स्पॉट के तौर पे इसे प्रमोट करना है, बसव कल्याण की शक्ल सूरत को बदलना है। इंशाल्लाह बदलेंगे। जहाँ तक कैंडिडेट की बात है तो वहाँ पर माइनॉरिटीज़ को लेकर के JDS सामने आई थी, तो उसके बाद जो आंकड़े हमारे सामने आए थे वोट्स के, तो उसके बावजूद भी क्या JDS फिर से मौका देना चाहेगी यसरब अली खादरी साहब को? देखिए, ये सारी चीज़ें हाईकमांड डिसाइड करती है जी, हाईकमांड डिसाइड करती है। और चूँकि मुझे वहाँ तक अपनी जो है ना अपना पहुँच नहीं है उस लेवल डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस तक, मैं उस पर कुछ बोल नहीं सकता हूँ। लेकिन यहाँ का पार्टी यूनिट बहुत स्ट्रांग है, संगठन और मजबूत हो रही है। हमारे जो सीनियर लीडर्स हैं वो भी काम कर रहे हैं, जो अभी यसरब अली खादरी साहब हैं या फिर हमारे तालुका प्रेसिडेंट, वो भी सारे लोग काम कर रहे हैं। तो उस चीज़ के बारे में कमेंट अभी नहीं कर सकता हूँ। जी, तो चलिए, बहुत अच्छा। जिस तरह से अभी आपने जितने भी बातें सुनी हैं, रियासत के ताल्लुक़ से हो या फिर बसव कल्याण के ताल्लुक़ से हो, इसी चीज़ की आशा आप सभी से रहेगी कि जितनी भी तस्वीरें आपको दीगर सोशल मीडिया हैंडल्स की तरफ से मिल रही होंगी, जब तक उसका पुष्टिकरण ना हो जाए उसे वायरल ना कीजिए, क्योंकि ऐसे ही अफवाहें फैल रही हैं जो धीरे धीरे जहर में तब्दील होती जा रही हैं हम लोगों के अंदर, जिसकी वजह से नफ़रतें पनप रही हैं। तो इन चीज़ों को होने से आप रोकिए, बस फॉरवर्ड करने से पहले एक मरतबा उसकी पुष्टि कर लीजिए तो बेहतर रहेगा। तो मैं असदुद्दीन साहब का भी बेहद शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया। इस इन्फॉर्मेशन को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमें फॉलो कीजिए फेसबुक पर और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। और ऐसे ही न्यूज़ के लिए बने रहिए हमारे चैनल FM गाइड और डेक्कन डाइजेस्ट के साथ।